तो नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेज, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और ये है हमारी नंबर वन पॉलिटी। गूगल पे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे नंबर वन पॉलिटी तो अपनी क्लासें मिल जाएगी। यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे नंबर वन ज्योग्राफी तो अपनी क्लासें मिल जाएगी। जैसे हम हिस्ट्री और इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे आगे, तो फिर नंबर वन हिस्ट्री और नंबर वन ज्योग्राफी भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। अच्छा जी, तो भाई साहब क्या पढ़ चुके थे ऑलरेडी? क्या हम पढ़ चुके थे पिछली क्लासों में? पिछली क्लास जो पॉलिटी की हमारी थी, जो कि शायद एक दिन की छुट्टी हो गई पॉलिटी में, उसमें हम पढ़ चुके थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। और आज हम पढ़ेंगे भैया आगे कहां से? आज हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू से आगे। तो देखो मैंने क्या बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मित्रों, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट कुछ अपनी नौकरी वोकरी तो करते नहीं बेचारे, बेरोजगार है सबके सब। मतलब प्रधानमंत्री बेरोजगार है ना, और लोग बेरोजगार, प्रधानमंत्री तो बेरोजगार नहीं है, बाकी एमएलए और ये सब बेरोजगार है। क्या करते हैं? नौकरी तो करते नहीं, चुनाव लड़ के नेता बन गए। अब पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? तो सरकार के पास पैसा आता है मित्रों टैक्स से। किससे आता है? टैक्स से। अब टैक्स से तो ठीक है, पैसा आता है, बढ़िया बात है, लेकिन टैक्स के अलावा भी कुछ कमाई के साधन है क्या सरकार के पास? तो हाँ बिल्कुल है। उन साधनों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो साधन है और कैसे वो बांटे हुए हैं जिनसे कमाई होती है सरकार को, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है कमाई या फिर स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, वो भी हम देखेंगे। तो चलो मित्रों देखते हैं, आ जाओ आ जाओ, बुला रहा हूं तुमको मैं, क्योंकि आइए आपका इंतजार था। तो भाई सेंटर को जो मिलती है ना रिसिप्ट, यानी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात चल रही है यहाँ पे, नॉन टैक्स यानी अब टैक्स वाली इनकम की बात नहीं कर रहे, टैक्स के अलावा कौन कौन सी इनकम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। तो द रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द सेंटर। कौन कौन सी चीजें हैं जो सेंटर की यानी केंद्र सरकार की मुख्य नॉन टैक्स इनकम का पार्ट बनती है? तो वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। यानी तुमने देखा होगा भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस के ऑफिस देखे होंगे, पार्सल भेजते हैं वहां से हम, डाक भेजते हैं वहां से हम, मनी ऑर्डर भेजते हैं वहां से हम, है ना। तो वो उससे जो कमाई होती है वो किसके खाते में जाती है? वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। और ये टेलीग्राफ हटा देना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राफ अब बंद हो चुके हैं, बंद हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी भी लिखा हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कई पुरानी चीजें हटाई नहीं गई है, बहुत सारा पुराना कचरा वहां पे है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से कमाई होती है? रेलवे, भारतीय रेल, भाई रेल की गाड़ी की रेलगाड़ी उसकी जो टिकट कटा ली वो किसके खाते में जाती है? वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। अच्छा, बैंकिंग से इनकम होती है। बैंकिंग मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो सरकारी बैंक है, इसकी कमाई किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। अच्छा, उससे भी कमाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी। ब्रॉडकास्टिंग से कमाती है, ब्रॉडकास्टिंग, दूरदर्शन है ना, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, ये जो चैनल है सरकार के, इनमें जो ब्रॉडकास्टिंग से इनकम होती है, जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, पहले तो खूब चलते थे क्योंकि एक ही चैनल था, आजकल तो वो चैनल हो गए, दूरदर्शन देखते नहीं लोग, लेकिन वो जो भी इनकम होती है वो किसके खाते में जाती है? केंद्र सरकार के खाते में जाती है। कॉइनेज एंड करेंसी से भी इनकम होती है। कॉइनेज एंड करेंसी से मतलब कैसे? कॉइनेज एंड करेंसी से मतलब ऐसे मित्रों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे के सारे सिक्के जो जारी होते हैं ना, कॉइन, सिक्के, वो कौन जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1 रुपए का नोट भी कौन जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जारी करती है, इससे भी इनकी इनकम हो जाती है। ये सिक्के बना के और 1 रुपए का नोट छाप के भी थोड़ा बहुत इनकम कर लेते हैं अपनी, है ना। और उसके बाद में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीएससी, जैसे हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे भेल हो गई, सेल हो गई, HAL हो गई। HAL का शेयर तो बहुत ऊपर जा रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। तो ये सारी की सारी जो सरकारी कंपनियां हैं जो बिजनेस करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये हवाई जहाज बनाती है। और जो भेल है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, हैवी। और ये बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत की कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, कोयला निकालती है। तो ये जो सारी की सारी कंपनियां, इनसे जो कमाई होती है वो किसके खाते में जाती है मित्रों? वो कमाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। और उसके अलावा एस्टेट्स एंड लैब्स की कमाई। ये क्या होता है भाई? एस्टेट्स एंड लैब्स, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मित्रों कि मान लो किसी की कोई संपत्ति है, कोई है जो कि बहुत करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, भाई साहब एक नंबर अंबानी के जैसे मालिक है, मान लो कोई है, लेकिन उसके कोई औलाद ही नहीं है, कोई बेटा बेटा ही नहीं है, ना ही उसका कोई वारिस है, वो अकेला ही है दुनिया में, वो सिर्फ अकेला दुनिया में। और ये गाना गाता है, मैं अकेला जी रहा हूँ, रंग गम ये सह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अब वो गाना गा रहा है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, उसको जिसकी जरूरत है वो आ ही नहीं रहा, तो वो अकेला ही रह गया, मर गया। अब मर गया तो भाई अब उसकी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? कोई नहीं है उसका तो मालिक, लीगली उसकी संपत्ति का कोई मालिक नहीं। वो करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया मान लो, या फिर लाखों की भी छोड़ गया, तो फिर उसका मालिक कौन बनेगा? उसका मालिक सरकार बन जाएगी। अरे भाई ऐसे कैसे? ऐसे होता है भाई।
ये एक नॉर्मल नियम है कि भाई कोई भी संपत्ति होती है, कोई भी असेट होती है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, कुछ भी हो, उसका कोई ना कोई तो मालिक होना चाहिए, लीगली मालिक तो होना चाहिए। अब इकलौता मालिक था, वो मर गया, दूसरा उसने किसी बताया नहीं कि भाई ये मालिक बनेगा मेरा, तो अब कोई ना कोई तो मालिक बनना चाहिए ना, तो फिर उस जगह की सरकार आ जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में जो जो संपत्तियां आती है, उनमें अगर कोई बिना अपना वारिस घोषित किए मर जाता है, तो वो एस्टेट और लैप्स में आ जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मालिक बन जाती है, ठीक। और अदर्स अदर्स में बहुत सारी चीजें हो जाएगी, जो भी और काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नए नए, तो वो भी सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जो टैक्स वाले नहीं है, उनसे इनकम किसके खाते में चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। अच्छा, और इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि राज्य सरकारों के भी ऐसी कुछ इनकम होती है जो बिना टैक्स वाली इनकम होती है। कौन कौन सी होती है? कि जैसे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन से हालांकि लेते नहीं है, लेकिन कमाई कर सकते हैं कि इरिगेशन पे कोई टैक्स लगा दे, पानी कोई किसी को दे रहे हैं किसानों को, तो उस पर कोई टैक्स लगा दे, तो उससे कमाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं, किसानों के पास टैक्स नहीं लिया जाता। फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट पे जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती है ना, मतलब किसी भी राज्य में जो जंगल होते हैं, तो फॉरेस्ट का मालिक कौन होता है? वो राज्य सरकार होती है। तो उस फॉरेस्ट से कुछ भी काटेंगे ना, जैसे लकड़ी काटने का, ये काटने का ठेका देती है राज्य सरकार है बड़े बड़े इनको इंडस्ट्री वालों को, जिनको जरूरत पड़ती है। जैसे कागज बनाने वाली कोई फैक्ट्री है और उसको लकड़ी की जरूरत पड़ती है कागज बनाने के लिए, तो सरकार उसको ठेका देगी, हाँ भाई इतने इतने दूर की लकड़ी तो काटेगा और तू हमारे को इतना इसके बदले में कमीशन देगा या फिर इतनी इनकम देगा। तो उससे इनकम किसके हाथ में जाएगी? किसके खाते में जाएगी? राज्य सरकार के खाते में जाएगी, ठीक है। फिशरीज हो गई, फिशरीज का मतलब मछली वछली पकड़ते हैं जो, उनसे भी कोई टैक्स वैक्स अगर लेती है सरकार, उस पर भी कोई इनकम होती है, तो वो भी किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के पास जाएगी। और जैसे केंद्र सरकारी कंपनियां होती है ना, वैसे राज्य सरकारों की भी कंपनियां होती है, उनको बोलते हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, है ना। तो उनकी इनकम किसके पास जाएगी? राज्य सरकारों के पास जाएगी। और केंद्र सरकार को जैसे एस्टेट और लैप्स का मिलता है ना, तो किसी भी राज्य में, जैसे मान लो राजस्थान में कोई ऐसा आदमी है जो कि उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन वो मर गया, कुंवारा मर गया, और कोई आसपास में उसका कोई लीगल एयर भी नहीं है, यानी कि उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो उसकी वो संपत्ति किसके पास जाएगी? तो वो राज्य सरकार को मिल जाएगी। राज्य सरकार की इनकम वो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनकम किसकी? राज्य सरकार की। अच्छा। और उसके अलावा अदर्स और भी कई इनकम हो सकती है राज्य सरकार की, जैसे राज्य सरकार कोई नया उद्योग धंधा चालू करे या फिर कोई भी काम करते हैं जिससे पैसा आता है सरकार के पास में, है ना, किसी भी काम से। जैसे मान लो एग्जाम फीस से आ गया, एग्जाम फीस से आ गया, है ना, लोग बच्चों के पास में सरकारी परीक्षा के फार्म भराए, उससे फीस आ गई, तो वो भी क्या होगा? वो भी उसकी इनकम बन जाएगी। अच्छा, समझ गए बात को? हाँ जी। अब बात करते हैं आगे की। यह है ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। देखो मित्रों, इसका मतलब क्या है ग्रांट्स इन एड? ग्रांट किसको बोलते हैं? ग्रांट बोलते हैं अनुदान को। अनुदान। देखो नाम, हिंदी वाले नाम से ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या आ गया? ज्योग्राफी कैसे आ गई? हाँ, तो हम बात करने वाले हैं अब ग्रांट्स इन एड की। ग्रांट्स इन एड यानी अनुदान। हिंदी में अनुदान बोलते हैं इसको, है ना। अनुदान का मतलब क्या होता है? देखो इसमें लिखा हुआ दान। दान का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ। नाम में इसके दान है। दान का मतलब होता है कि कोई भी पैसा किसी को दिया जाए बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, यानी उस पैसे के लिए। पैसा नॉर्मली कैसे कमाया जाता है? कि या तो आप उसके लिए कुछ करो, काम करो, कोई मेहनत करो, है ना, या फिर वो पैसा खुद आपका हो, है ना, आपके बिजनेस से, आपके टैक्स से आ रहा हो। उसके अलावा कोई पैसा बिना किए मिले तो उसको बोलेंगे अनुदान। यानी भाई ये तुमको दान टाइप में मिल रहा है, तुमने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी दे रहा है, कोई और दे रहा है तुमको, ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास आ रहा है किसी और के थ्रू। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना हुआ है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार, इसको ज्यादा टैक्स मिलते हैं मित्रों। इसको ज्यादा टैक्स मिलते हैं, टैक्स में इसको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है ना। स्टेट गवर्नमेंट को बेचारी को इतना नहीं मिलता। जैसे हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स दिया था, कौन सा? प्रोफेशनल टैक्स दिया था, कि प्रोफेशनल लोगों पे वो टैक्स लगा सकती है और एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं स्टेट में उन पे भी टैक्स लगा सकती है। लेकिन संविधान ने उस पर लिमिट लगा दी थी कि भाई तुम एक आदमी से 2500 रुपये साल से ज्यादा नहीं ले सकते। एक आदमी से सिर्फ 2500 रुपये, तो कितने आदमी नौकरी करते होंगे, कितना टैक्स मिलेगा? थोड़ा बहुत मिलेगा। वो भी स्टेट लेती है, कहीं कहीं नहीं लेती। तो इनके पास इतना पैसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन काम तो इनको भी करने पड़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी रोड बनानी पड़ती है ना, अपनी पंचायत वाली रोड बनानी पड़ती है, पंचायतों को भी देने पड़ते हैं पैसे, नगर पालिकाओं को भी पैसे देने पड़ते हैं, खुद के विधानसभा के भी खर्चे होते हैं, है ना, खुद की पुलिस के भी खर्चे होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी खर्चे होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी किसके अंदर आता है? स्वास्थ्य विभाग, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इनके भी खर्चे होते हैं। तो वो खर्चा कहाँ से करेगी जब उनके पास पैसा नहीं है? तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन बनाया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स का पैसा आ रहा है, इनके पास नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, प्रोविजन ऐसा बनाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देगी। और वो पैसा किसका देगी? अनुदान का। यानी कुछ नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट को, सबको बिना कुछ किए मिलेगा वो पैसा। इसको बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। अब ये ग्रांट्स इन एड है ना, ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। कैसे? कई तो ऐसी ग्रांट्स इन एड होगी जो कि संविधान ने खुद ने लिखी हुई है ना, खुद ने लिख दी कि भाई हाँ ये दिख रहे हैं हम, ये वाली होगी, एक ये वाली होगी। एक जो टाइप है ना, और ये दूसरा टाइप है। दो टाइप की मेन होती है। पहले टाइप की जो है वो तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि कुछ स्टेट्स को देनी ही पड़ेगी, है ना, देनी ही पड़ेगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो देनी पड़ती है।
कैसे देनी पड़ेगी, किस स्टेट को देनी पड़ेगी, उसके पूरे रूल नियम कानून कायदे बनेंगे, उसके हिसाब से दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ये नहीं देगी, है ना, पहले टाइप की ग्रांट। दूसरे टाइप की ग्रांट वो होगी जिसपे पूरा अधिकार किसका होगा, जिसपे पूरा अधिकार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी केंद्र सरकार जिस स्टेट को देना चाहे उसको देगी, जिसको नहीं देना चाहे उसको नहीं देगी। जो स्टेट उनको अच्छी लगती है, जो स्टेट उनकी बात मानेगी उसको ग्रांट मिल जाएगी, जो उनकी बात नहीं मानेगी उसको ग्रांट नहीं मिलेगी। ग्रांट का मतलब क्या हो गया, पैसा देना। केंद्र सरकार पैसा दे रही है स्टेट वालों को कि लो बच्चों ऐस करो। तो चलो अब देखते हैं ये ग्रांट कौन कौन सी होती है। बैकग्राउंड समझ गए तुम, बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि चीज है क्या ये, उसके बाद तो समझ में आता है, बाकी कोई ज्यादा खतरनाक चीज है नहीं। तो लिखा हुआ बिसाइड शेयरिंग टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर रिसोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स इन एड, विच स्टैट्यूटरी ग्रांट एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो मैंने बताया दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टैट्यूटरी ग्रांट पहले टाइप की, ये लिखी हुई है आर्टिकल 275 में। तो ये बात याद कर लेना कि आर्टिकल 275 में कौन सी ग्रांट की बात लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है स्टैट्यूटरी ग्रांट की, यानी कि वैधानिक अनुदानों की, वैधानिक अनुदान। आर्टिकल 275 में ओके, empowers the parliament to make grants to the state which are in need of the financial assistance and not to every state. Also different sum may be fixed for different state. These sums are charged on the consolidated fund of India every year. तो बोलता है कि साहब ये जो स्टेट्यूटरी ग्रांट होती है ना, ये उन स्टेट को दी जाती है जिनको जरूरत होती है। सबको देनी जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत हो उनको देनी जरूरी है। जैसे मान लो कोई स्टेट है जिसपे गरीबी बहुत ज्यादा है, तो गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार उनको कोई अनुदान दे सकती है कि भाई इस जिस स्टेट में इस लेवल से कम ज्यादा गरीबी है उनको ग्रांट मिलेगी, और जिसमें गरीबी कम है उसको नहीं मिलेगी। ऐसा नियम बना सकती है, ठीक है। और वो स्टेट को केंद्र सरकार देगी। सबको देना जरूरी नहीं है, और सभी स्टेट को बराबर देना भी जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी स्टेट में बहुत ज्यादा गरीबी हो तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसमें कम गरीबी हो उसको कम मिलेगा। लेकिन इस स्टेट्यूटरी ग्रांट का एक सिस्टम ये है कि ये ग्रांट किसको कितनी दी जाएगी ये डिसाइड कौन करता है, बताओ। ये डिसाइड कौन करता है, ये करता है फाइनेंस कमीशन। यानी फाइनेंस कमीशन जो बनता है, जो कि अभी आएगा आगे, फाइनेंस कमीशन भी आएगा, वो भी पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में है। तो जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, मैंने बताया था एक कमीशन बनाते हैं, उसका एक चेयरमैन होता है, फिर वो सारा ऐसे रिसर्च करता है कि हाँ कौन सी स्टेट में क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस स्टेट के पास कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितनी समस्याएं हैं, कितना उनको पैसा चाहिए, कितना उनके पास पैसा कम है, कितना पैसा किसके पास ज़्यादा है, कौन सी स्टेट की कमाई ज़्यादा है, किस स्टेट की कमाई कम है। जैसे हम बात करें, हरियाणा की कमाई बहुत ज़्यादा है उड़ीसा के मुकाबले, तो भाई उड़ीसा गरीब है, हरियाणा अमीर है, स्टेट भी हमारी ऐसे है। तो उड़ीसा को ज्यादा ग्रांट मिलेगी, हरियाणा को कम मिलेगी। क्यों? हरियाणा के पास खुद के पास ज्यादा पैसा है, उड़ीसा के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन, ये तो एक छोटी सी चीज बताई मैंने। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन बहुत सारी चीजें देखता है और सबको बराबर, जैसे वो नहीं होता क्या कि मैं हमारे जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी जो थे वो पहले उनका नाम था बर्बरिक, और वो युद्ध लड़ने गए थे महाभारत का। तो वो क्या लेके गए थे अपने मन में प्रण कि मैं हारने वाले की साइड में रहूंगा, जो हार रहा होगा ना मैं उसकी साथ दूंगा, उसका साथ दूंगा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कमजोर हो मैं उसके साथ रहूं। तो इसीलिए बोलते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है कि जो कमजोर है उनके लिए हम थोड़ा ज्यादा करेंगे ताकि वो भी मजबूत बन सके, और जो पहले से मजबूत है उनके लिए हम थोड़ा कम करेंगे ग्रांट ताकि वो कम मजबूत हो, ठीक, क्योंकि वो पहले से मजबूत है। तो ये सारे नियम कौन बनाता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट देने के फाइनेंस कमीशन जो बैठता है वो बनाता है। तो इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी ग्रांट बोलते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन, general provision, the constitution also provides for specific grant for promoting the welfare of the scheduled tribe in state, for raising the level of administration of the scheduled areas in state including the state of Assam। तो देखो इसमें दो चीज है। ये जो पहले वाले नंबर वाली ग्रांट है ना, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, ये वाली जो ग्रांट है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो इसको, इसमें एक जर्नल ग्रांट है, ठीक है, इसको बोलते हैं सामान्य ग्रांट, सामान्य अनुदान, और दूसरा इसमें है स्पेसिफिक ग्रांट, यानी कि विशिष्ट अनुदान। सामान्य अनुदान में तो क्या है कि भाई जिस स्टेट को जरूरत है, जरूरत किसी भी तरीके की हो सकती है, तो उनको मिलेगा, है ना। तो जरूरत वाली, जरूरतमंद राज्यों को दिया जाएगा, ये है ना, नीडी स्टेट्स को दिया जाएगा। और दूसरा जो विशिष्ट अनुदान है, ये विशिष्ट अनुदान, ये विशिष्ट अनुदान के लिए स्पेशल लिखा हुआ है कि या तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए दिया जाएगा, एसटी के लिए, है ना, और या फिर ये दिया जाएगा जो शेड्यूल्ड एरिया है किसी स्टेट में। और एक स्टेट ऑफ आसाम में शेड्यूल एरिया हमने पढ़ा था ये पहले, तुम्हारे याद हो तो, जिसके लिए जो है वहाँ का गवर्नर प्रोविजन बनाता है। तो स्पेशल इन लोगों को देने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रांट और बनाई गई, वो सिर्फ इन लोगों को ही दी जाएगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और किसी स्टेट में शेड्यूल एरिया उसके लिए, और आसाम राज्य में जो शेड्यूल एरिया उसके लिए। बाकी ये जनरल ग्रांट किसी भी स्टेट को, किसी भी एरिया को दी जा सकती है अगर उनको जरूरत हो तो, ठीक है। और ये कौन किसको कितनी मिलेगी ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। कौन डिसाइड करेगा मित्रों? फाइनेंस कमीशन।
ठीक है, ओके। ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें सारा देख दाख के बताएगा कि हाँ भाई इस स्टेट को इतनी जरूरत है तो आप इसको इतना दे दो, उसको इतनी जरूरत है उसको उतना दे दो। स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी डिसाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई मोदी जी को नहीं पता ना कौन सी स्टेट की क्या हालत चल रही है, कौन सी स्टेट के पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, कहाँ पे गरीबी कितनी है, सारी चीजें ये फाइनेंस कमीशन बनता है स्पेशल इसके लिए है। सरकार में देखो, सरकार जो होती है, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो मोदी जी को सब कुछ देखना है। सरकार में बहुत सारे काम होते हैं भाई, सेना भी सरकार के अंडर है, पुलिस भी सरकार के, मतलब पुलिस को और पैरामिलिट्री को भी सरकार देखती है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार के अंदर है, नासा नहीं क्या बोलते हैं उसको, इसरो भी सरकार के अंदर है ना, और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सरकार के अंदर। तो सरकार, एक प्रधानमंत्री तो सब कुछ दे नहीं सकता, तो चीजें बांटी हुई है, काम सारे बांटे हुए हैं कि भाई ये कमीशन ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, कमीशन डिपार्टमेंट ये सारा बना दिया गया ताकि जो स्पेशल काम हो वो देखते रहे उस कमीशन के, उस डिपार्टमेंट के लोग। तो किसको कितने पैसे मिलने चाहिए वो देखने के लिए एक स्पेशल चीज बनाई हुई है, उसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ जो आदमी बैठता है उसका वही काम है भाई, वो 5 साल तक यही काम करता है, बैठ के देखता रहता है इस स्टेट के पास इतना कम पैसा है, इसके पास इतना कम, अच्छा यहाँ पे इतने भूखे लोग हैं, इतना पैसा चाहिए, अच्छा ये वो यही करता है पूरे भारत में, और अपनी एक रिपोर्ट बनाता है पूरी कि भाई हाँ हमने देख लिया, अब इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, सारा इसने 5 साल माथापड़ी की है। तो अब मोदी जी को माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है, अब केंद्र सरकार को माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, अब पार्लियामेंट को माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो माथाफोड़ी का काम इसने कर दिया, क्योंकि इसको उन्होंने नियुक्त किया कि भाई तू जा, तू माथाफोड़ी कर और हमको जाके सीधा सीधा दे दे, क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत काम है, तो हमको रिपोर्ट दे दे, हम रिपोर्ट देखेंगे और फिर हम उस रिपोर्ट के हिसाब से बांट देंगे। तो ये फाइनेंस कमीशन जो बोलता है ना, उस हिसाब से ग्रांट बढ़ती है। कौन सी ग्रांट? जो स्टेट्यूटरी ग्रांट होती है, यानी कि वैधानिक अनुदान होते हैं। ठीक है, अब मैंने 2 भागों में बांटा था, मैंने बताया था ऊपर मैंने जब बांटा था तो मैंने बोला था कि एक तो जो होती है वो मिलती है ना स्टेट्स को, इनको, दूसरी सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे रहता है, यानी दूसरी टाइप की जो ग्रांट होती है उसमें कोई फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं बताता, नहीं, दूसरी टाइप के जो अनुदान होते हैं उनमें फाइनेंस कमीशन नहीं बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको देना किसको नहीं देना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करती है, जिसको देना चाहती है उसको दे देती है ना, तो वो उनके कंट्रोल में रहती है। इसलिए दूसरी वाली ग्रांट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी ग्रांट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट। पहले वाली को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब होता है स्वैच्छिक अनुदान, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद की इच्छा पे है, जिस स्टेट को देना चाहेगी देगी, जिस भी काम के लिए देना चाहेगी देगी, कोई भी काम के लिए मन में है उसके लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है कि भाई मुझे तो राजस्थान अच्छा लग रहा है, राजस्थान को दूंगी मैं, तो देगी भाई, कोई नहीं मना कर सकता, कोई बोल भी नहीं सकता कि राजस्थान को क्यों दिया। ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, इसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो ये स्टैट्यूटरी ग्रांट है, इसके लिए तो ये तो उसको ही दी जाएगी जिसके लिए फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि भाई इनको दे दो, है ना। तो ये 2 टाइप की ग्रांट होती है। अब हमने जो है स्टैट्यूटरी ग्रांट पढ़ ली, ठीक है, और क्या लिखा होता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक आर गिवन टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इन 2 ग्रांट में यही फर्क है। अगर मैं तुमको पूछूं कि स्टैट्यूटरी ग्रांट यानी कि वैधानिक अनुदान और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट यानी कि स्वैच्छिक अनुदान है, ये 2 टाइप के जो अनुदान है, यानी कि एक जो आर्टिकल 275 में दिया हुआ है और दूसरा अनुदान जो आर्टिकल 282 में दिया हुआ है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो तुम ये बोलोगे सिर्फ कि साहब 275 में जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है ना, वो केवल और केवल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दी जाती है। जो कमीशन हम बनाते हैं वो चेक करता है सारी साल, फिर वो जैसे रिपोर्ट में बोलेगा वैसे बांटनी पड़ती है। लेकिन जो दूसरी 282 आर्टिकल 282 की डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, यानी स्वैच्छिक अनुदान है, इसमें फाइनेंस कमीशन की कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसको देना चाहे उसको दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ गया, क्यों? जिसको पैसा देना चाहे उसको देगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी उसको तो वो पैसा दे देंगे, और जो नहीं मानेगी उसको पैसा देंगे क्या? नहीं। तो ये भी एक कंट्रोल का तरीका आ गया, इससे भी कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कि बेटा पैसा चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी। बापू जी पिताजी हमको कैसे कंट्रोल करते हैं? बेटा पैसा चाहिए तो ये काम कर, तुम करते हो, फिर तुमको अगर पॉकेट मनी चाहिए तो फिल्म देखनी है तो बच्चों के साथ। वैसे स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए अपनी किसी भी स्कीम को चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी फिर। तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये दी हुई है आर्टिकल 282 में। तो 2 आर्टिकल तुमको हमेशा याद रखना है, 275 और 282। 275 में दी हुई है स्टैट्यूटरी ग्रांट यानी कि वैधानिक अनुदान, जो कि जिसमें 2 टाइप की होती है, एक तो जर्नल ग्रांट होती है, एक स्पेसिफिक ग्रांट होती है। जनरल ग्रांट जिस स्टेट को जरूरत होती है उन स्टेट को दी जा सकती है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग अमाउंट भी दी जा सकती है, सबको बराबर देने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो स्पेसिफिक ग्रांट होती है वो एसटी कम्युनिटी को दी जाती है, या फिर शेड्यूल एरिया को दी जाती है, जिस भी स्टेट में शेड्यूल एरिया हो, जो किसी एरिया में हो या किसी स्टेट में हो, या फिर आसाम वाले शेड्यूल एरिया हो, तो उनके लिए स्पेसिफिकली एक अलग से ग्रांट है। और ये दोनों टाइप की जो ग्रांट है, स्टैट्यूटरी ग्रांट के 2 पार्ट है, एक तो जनरल एक स्पेसिफिक, और ये दोनों टाइप की जो ग्रांट है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन दूसरी जो ग्रांट है वो आर्टिकल 282 में आती है, यानी 282 में आती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट यानी कि ऐच्छिक ग्रांट, स्वैच्छिक ग्रांट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से जिस स्टेट को देना चाहे दे सकती है, अपनी मर्जी से देना चाहे, जिस काम के लिए देना चाहे उस काम के लिए दे सकती है। तो आर्टिकल 282 इंपावर्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट
तो देखो यहाँ पे स्टेट का भी लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ये ग्रांट दे सकती है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी ये ग्रांट दे सकती है 282 में जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। अब स्टेट गवर्नमेंट किसको देगी देखना, ये पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, चलो पहले देख लेते हैं। ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नीचे है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और इनके नीचे है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है भारत की, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे देती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे है नहीं। आर्टिकल 282 ने ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकता है। वो किसको देगा, अपने नीचे से लोकल गवर्नमेंट को, पंचायतों को, इनको। लेकिन भाई जब इनके पास खुद के पास ही पैसे नहीं है तो ये क्या ग्रांट देंगे दूसरे को, है ना। ये खुद ही मांगते रहे सेंटर से, अरे सेंटर दे दो, है ना, ग्रांट के नाम पे दे दे रहे बाबा, ग्रांट के नाम पे दे दे रहे बाबा, तो ये दूसरे को क्या देंगे। तो मेनली जो आर्टिकल 282 में लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी ग्रांट का, वो यही है, सेंटर देता है स्टेट को और इससे सेंटर कंट्रोल भी करता है स्टेट को। लेकिन लिखा हुआ दोनों के बारे में, ये याद रखना, सेंटर और स्टेट दोनों दे सकते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट, जिसको भी देना चाहे उसको दे सकते हैं, जिस भी काम के लिए देना चाहे दे सकते हैं, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। स्टेट लिस्ट का काम है, सेंट्रल लिस्ट का काम है, जो भी काम है, जिस भी काम के लिए जिस भी स्टेट को या जिस भी संस्था को देना चाहे उसको दे सकते हैं ग्रांट। ये स्टेट क्या डिस्क्रिशनरी ग्रांट में ये पावर दिया हुआ है दोनों को। तो लिखा हुआ आर्टिकल 282 एम्पावर्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पज, एनी पब्लिक पर्पज, इस बात पे ध्यान देना, पब्लिक पर्पज के लिए। ऐसे नहीं है कि मान लो राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री है, वो बोले कि मेरे को मेरे क्या बोलते हैं ससुराल में बढ़िया मकान बनवाना है ससुराल वालों का, तो उसके लिए मैं सरकारी पैसे से ग्रांट दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, वो पब्लिक पर्पज नहीं है, जनता के काम के लिए, खुद के काम के लिए नहीं, जनता के काम के लिए। कोई भी जनता कोई भी काम हो उसके लिए किसी को भी ग्रांट दी जा सकती है, जनता का काम कराने के लिए, ठीक है, कोई भी ग्रांट दी जा सकती है। इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कंपिटेंस। अंडर लेजिस्लेटिव कंपिटेंस का मतलब कि भाई ये भी हो सकता है कि जनता का काम है, जनता के हित का काम है, तो यूनियन लिस्ट में कोई चीज आती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकती है। हाँ, जैसे मान लो कहीं से हाईवे निकलाना, नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी नेशनल हाईवे, तो ठीक है। रेलवे की पटरी निकालनी कौन बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को मान लो चाहती है स्टेट गवर्नमेंट कि भाई एक जगह ऐसी है जहां पे कोई है ही नहीं, साधन ही नहीं आने जाने के, तो वो चाहती है कि यहां से जल्दी रेल की पटरी निकले। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को बोलती है कि भाई एक काम करो, हम अपनी ग्रांट आपको, हम हमारे जेब में से, आपको बनानी है रेलवे की पटरी, आपके पैसे लगते हैं, तो चलो हम भी दे देते हैं आपको थोड़े पैसे, आप ये जल्दी बनवाओ, है ना। तो मान लो 30% हम दे देते हैं। उनको नहीं देना था लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। वो लिस्ट ही यूनियन लिस्ट, रेलवे यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं था वहां पे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मान लो दे दिया कि भाई जल्दी कराओ काम, यहाँ पे हमको चाहिए जल्दी से पटरी, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिस्ट कोई सी भी हो, ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है ये दी जा सकती है पब्लिक पर्पज के लिए। द सेंटर मेक्स ग्रांट्स टू द स्टेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट देती है। दीज ग्रांट्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी ग्रांट, द रीजन बीइंग दैट द सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव दीज ग्रांट्स एंड द मैटर लाइज विद इन द डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन उसको बोलते हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो वो मेरा डिस्क्रिशन हो गया कि मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम टांग लगाने वाले होते कौन हो, है ना, तुम होते कौन हो टांग लगाने वाले। तो जो काम मैं मेरी मर्जी से कर सकता हूं वो मेरा डिस्क्रिशन कहलाता है अंग्रेजी में। तो यहां पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे है, वो किसको देना चाहे उसको देगी, जिसको नहीं देना चाहे उसको नहीं देगी, कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, these grants have two-fold purpose to help the state financially to fulfill targets and to give some leverage to the center to influence and coordinate state action to effectuate national plan। तो दो पर्पज होते हैं इन ग्रांट से। क्यों संविधान ने ऐसा बनाया, ताकि एक तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर जिसको मदद चाहिए तो उसकी सेंटर मदद कर सके, है ना। किसी स्टेट गवर्नमेंट को मदद चाहिए, जैसे मान लो अभी केरल में आ गई हिमस्खलन हो गया, वो हिमस्खलन क्या लैंडस्लाइड हो गया केरल में और बहुत लोग मर गए, तो वहां पे अब केरल गवर्नमेंट को मदद चाहिए, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट में से निकाल के कितना भी पैसा 282 आर्टिकल 282 के अंतर्गत दे सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसके लिए भी बनाया गया आर्टिकल 282 ताकि इससे कंट्रोल कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे। उनको बोलेगी ऐसे दिखाएगी, ले बेटा पैसा चाहिए, बेटा ये मान लो पैसा है, ले बेटा पैसा चाहिए, बोलेंगे हाँ, तो भाई ये काम करो फिर मिले ये काम करो पहले फिर मिलेगा। तो अपना जो काम कराना चाहती है, नेशनल प्लान जो भी बना रखा है सरकार ने भारत के डेवलपमेंट का, वो चाहती है जल्दी से जल्दी स्टेट इसको अप्लाई करे, तो फिर वो क्या करेगी, उनको ग्रांट का लालच देगी कि पहले कर लो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत में जो रासायनिक उर्वरक और जो केमिकल फर्टिलाइजर काम में लिए जा रहे हैं वो कम से कम काम में ले, तो उसके लिए उसने स्कीम निकाली कि जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर काम में लेना कम करेगी उसको हम पैसा देंगे इनाम का। तो इनाम का पैसा किधर से आएगा, वो ग्रांट से आएगा, है ना। तो इस तरीके से इनको पैसा दिखा दिखा के काम जो करवाने होते हैं ना वो करवा लेती है केंद्र सरकार, अपना पैसे के लिए सब काम करते हैं भाई। तो ये दो तो ग्रांट हो गई, पहली हो गई स्टैट्यूटरी ग्रांट और दूसरी हो गई डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275, स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275, स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275, स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275 में आती है।
वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282, डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282, डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282, डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282 में आती है, रट लो। अदर ग्रांट देखते हैं। अब 2 ग्रांट तो हमने देख ली, 2 अनुदान हमने देख लिया। अब अलग इनके अलावा कौन से अनुदान है, तो इसमें लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट इन एड बट फॉर द टेम्पररी पीरियड। इसको काट सकते हो, क्यों? ये पहले थी, ये ग्रांट बहुत पहले थी, है ना, बहुत पहले दी गई थी। कब? जब भारत आजाद हुआ था। और इसमें लिखा भी गया था ये जो ग्रांट दी जा रही है ये आजाद होने के 10 साल तक ही चलेगी। ये कुछ जूट वूट का उत्पादन करते थे पहले बंगाल वाले, है ना, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, आसाम, बिहार वाले, तो उनको दी गई थी कि चलो ये उससे उनका जूट, क्योंकि अब पहले क्या हुआ था, जब भारत का वो हुआ था ना, विभाजन हुआ था ना, तो उस विभाजन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो जूट की मिलें थी, जूट बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट था भारत का, जिससे बोरी वोरी बनती है, तो वो जूट की जो मिलें थी वो तो रह गई भारत में, और जो उसके प्लांटेशन यानी पौधों वाला एरिया था वो चला गया बांग्लादेश में, यानी पाकिस्तान की साइड में चला गया। तो इससे इनको सहायता की जरूरत पड़ी कि भाई अब हमारे पास में उतना रोजगार नहीं रहा, लोग भी चले गए थे, जो जिनको आता था बनाना वो भी बट गए थे। तो ये जो स्टेट थी इनमें ज्यादा जूट का धंधा होता था, आसाम में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। तो इन लोगों को ग्रांट दी गई 10 साल तक कि भाई हम तुमको ग्रांट देंगे तुम्हारा धंधा वंधा सेटअप करने के लिए फिर से, ताकि यहाँ तुम्हारे स्टेट से जिसको रोजगार मिलता था वो धंधा तुम वापस सेटअप कर लो। तो अब ये बंद हो गई है, तो इसको पढ़ना चाहो पढ़ लो, मेरे ख्याल से काम का है नहीं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से डालूंगा मैं, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का पूरा एक अलग वीडियो आएगा नेक्स्ट, क्योंकि एक एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा मैं लास्ट में गाना गा के सुना तो तुमको ऑल इंडिया रेडियो तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, ओ चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, हो पिया, हो पिया। तो ये हो गया ऑल इंडिया रेडियो बंद। अब भाई ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ रहा, उसको दबा लेना, सब्सक्राइब कर देना, उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उसमें सारी पॉलिटी की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की वीडियो डालने वाला हूं मैं। और नीचे भाई नीचे भी सब्सक्राइब का बटन आ रहा, लाइक का बटन आ रहा, लाइक जरूर दबा दिया करो भाई साहब, लाइक दबा दिया करो, ऐसा समझो तुम्हें, ठीक है। ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट। दिन में देख रहे हो तो गुड डे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिन में ज्योग्राफी, रात को पॉलिटी। आ जाया करो चैनल पर पढ़ने के लिए, गाने भी सुनाता हूँ मैं बढ़िया बढ़िया।